नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विथ डीके में। आज हम बात करेंगे हिंदी सब्जेक्ट की और आज हम हिंदी सब्जेक्ट में आपके लिए टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। विभिन्न एग्ज़ामों में इन क्वेश्चनों को पूछा गया है जो कि सभी प्रतियोगिता शिक्षक परीक्षा में पूछे गए हैं। तो सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आज का जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है और अंत तक देखना है। बस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखते समय वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए कि आज के वीडियो के क्वेश्चन आपको कैसे लगे। चलिए तो बढ़ते हैं फटाफट क्वेश्चनों की ओर। पहला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के लिखित रूपों में से शुद्ध रूप बताइए। आकस्मिक, आकस्मिक, ये, आ, बा, शा या फिर दा। चार ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए गए हैं, तो आपको इसमें से शुद्ध रूप आपको यहाँ पे छांटना है। तो आपको यहाँ पे बता दें, आकस्मिक का जो शुद्ध रूप है वो पहला वाला है, आ वाला, तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन अपना सही हुआ। अगला ऑप्शन देखिए, दिए गए शब्द के लिखित रूपों से शुद्ध रूप बताइए। ध्यान देना है, लिखित रूप से शुद्ध रूप बताना है। रचयिता का शुद्ध रूप यहाँ पे अपने को पहचानना है। तो यहाँ पे रचयिता का शुद्ध रूप कौन सा होगा ये आप लोगों को ध्यान देना है। तो आपको बता दें, रचयिता का शुद्ध रूप पहला वाला ही ऑप्शन होगा, यहाँ पे बिल्कुल एकदम अपना सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द पुल्लिंग वाची है। मनोहारी, भगवती, गुणवती या महती। तो आपको बता दें, पुल्लिंग वाची शब्द इन चार ऑप्शन में से अपने को पहचानना है। तो आपको यहाँ पे बता दें, पुल्लिंग वाची जो शब्द है वो पहला वाला है, मनोहारी। चलिए अगला देखिए, निम्न विकल्पों में से जलागम शब्द का संधि विच्छेद बताइए। जला प्लस गम, जला प्लस अगम, जल प्लस अगम, जल प्लस आगम। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जलागम शब्द का संधि विच्छेद यहाँ पे पहचानना है। तो जलागम शब्द का जो संधि विच्छेद है वो है अपना जल प्लस आगम, यानी चौथा वाला ऑप्शन जो होगा वो यहाँ पे अपना एकदम सही होगा। चलिए, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द जलना क्रिया की भाववाचक संज्ञा है। ध्यान देना है, जलना क्रिया की भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी। जलास, जलाना, जलन या फिर जलवाना। तो यहाँ पे आपको बता दें, जलना क्रिया की जो भाववाचक संज्ञा है वो यहाँ पे होगी जलन, यानी तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे अपना सही होगा। चलिए आगे देखिए, असंभव कार्य कर डालना किस मुहावरे का अर्थ है। आकाश पर दिया जलाना, आकाश से बातें करना, आकाश पाताल के कुलाबे मिलाना, आकाश के तारे तोड़ लाना। तो यहाँ पे आपको पहचानना है, असंभव कार्य कर डालना ये अर्थ है, ये कौन से मुहावरे का अर्थ है। तो ये है आकाश के तारे तोड़ लाना, यानी चौथा वाला ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। आकाश के तारे तोड़ लाना, ये आकाश के तारे तोड़ लाने का जो अर्थ है वो है असंभव कार्य कर डालना। तो यहाँ पे मुहावरा अपने को पहचानना था, चौथा वाला जो ऑप्शन होगा वो यहाँ पे अपना एकदम सही होगा। चलिए आगे देखना है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उत्कर्ष शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त विलोम शब्द छांटिए। पतन, निष्कर्ष, अपकर्ष या फिर संकर्ष। तो यहाँ पे आपको बता दें कि चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, इसमें से अपने को उपकर्ष शब्द का सर्वाधिक विलोम शब्द यहाँ पे छांटना था। पतन, निष्कर्ष, अपकर्ष या फिर संघर्ष। तो यहाँ पे आपको बता दें, तीसरा वाला ऑप्शन जो होगा वो उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द होगा अपकर्ष। तो तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे अपना सही होगा। आगे देखिए, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है। सौंदर्य, वैराग्य, प्रेम या फिर जुगुप्सा। तो यहाँ पे आपको बता दें, विभत्स रस का जो स्थायी भाव है, बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। विभत्स रस का जो स्थायी भाव होगा वो होगा जुगुप्सा, यानी चौथा वाला ऑप्शन अपना यहाँ पे सही होगा। आगे देखिए, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गाद मनो नीलमणि सेल पर आतुप परियो प्रभात। उक्त दोहे किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। इस दोहे में उत्प्रेक्षा, यमक, विभावना या फिर प्रतीप अलंकार का। तो यहाँ पे आपको बता दें, इस
लाइन में या इन दोहे में जो है उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है, जो कि पहला वाला ऑप्शन है अपना वो कि सही है। आगे देखिए, सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती है? ध्यान देना है, सोरठा छंद यहाँ पे पूछा है, उसके पहले और तीसरे चरण का यहाँ पे पूछा है, जो कि विषम चरण होते हैं। तो आपको यहाँ पे बता दें, इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती है, और दूसरे और चौथे चरण में जो कि सम चरण होते हैं उसमें 13 मात्रा होती है। और एक चीज़ यहाँ पे और बता दें कि सोरठा छंद जो है वो दोहा छंद का एकदम विपरीत होता है। तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन अपना सही हुआ। आगे देखिए, सीधे का मुंह कुत्ता चाटे, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? पुण्य कार्य करना, सज्जन को भड़काना, सदैव सज्जन बनना अच्छा नहीं है, यज्ञ के अंत में कुत्ते को खिलाना। तो यहाँ पे सीधे का मुंह कुत्ता चाटे, इस लोकोक्ति का अर्थ है सदैव सज्जन बनना भी अच्छी बात नहीं है, यानी तीसरा वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे अपना सही होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में ह्रस्व स्वर कौन सा है? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटी। तो यहाँ पे आपको बता दें, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, ह्रस्व स्वर जो है वो चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पे ह्रस्व स्वर होगा। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ो ये सभी दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पे अपना सही हुआ। आगे देखिए, निम्नलिखित में से संयुक्त स्वर कौन सा है? ऋषि है, बड़ा आ है, बड़ा ऊ है, या फिर औ है। तो यहाँ पे आपको बता दें, संयुक्त स्वर के अंतर्गत संयुक्त स्वर पूछा है, यहाँ पे ध्यान देना है, संयुक्त स्वर के अंतर्गत औ आता है, जो कि छोटा आ और ऊ से मिलकर बनता है। तो चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पे अपना सही हुआ। आगे देखिए, निम्नलिखित में से अनुनासिक चिन्ह को पहचानना है, ये चंद्र बिंदु है, ध्यान रहे, अनुनासिक शब्द को यहाँ पे पहचानना है। तो चंद्र बिंदु है, या फिर ये अपना विस्मयादि बोधक चिन्ह है, पूर्ण विराम, या फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यहाँ पे आपको बता दें, अनुनासिक जो चिन्ह है उसके अंतर्गत चंद्र बिंदु आता है, यानी पहला वाला जो ऑप्शन होगा वो यहाँ पे अपना एकदम सही होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से पंचम अक्षर ध्वनि कौन सी है? ध्यान देना है, निम्न जो ऑप्शन है इनमें से पंचम अक्षर ध्वनि कौन सी है? ना, टा, छा, या फिर ज्ञा। तो यहाँ पे आपको बता दें, पंचम अक्षर जो ध्वनि है उसके अंतर्गत आता है ना, यानी पहला वाला जो ऑप्शन है वो अपना यहाँ पे सही होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द कौन सा है? अत्यधिक, यावत, जीवन, अंधकार, आगामी। तो यहाँ पे कौन सा शब्द है जिसकी वर्तनी एकदम शुद्ध है? तो वो है अपना तीसरा वाला ऑप्शन अंधकार, यहाँ पे इसकी वर्तनी एकदम शुद्ध है। आगे देखिए, डाकुओं का सरदार वह अली बाबा था, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? ध्यान देना है, संज्ञा संबंधी अशुद्धि है, विशेषण संबंधी, सर्वनाम संबंधी, या क्रिया संबंधी। डाकुओं का सरदार वह अली बाबा था, तो यहाँ पे आपको ध्यान दें, वह जो शब्द है ये गलत जगह पे प्रयोग हुआ है इसका। तो यहाँ पे जो है गलत जगह पे इसका प्रयोग हुआ है। तो किस प्रकार की अशुद्धि है यहाँ पे? तो आपको बता दें, यहाँ सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, क्योंकि ये वहाँ है जो यहाँ नहीं लगता। तो निम्नलिखित क्रिया संबंधी अशुद्धि वाले वाक्य में से शुद्ध वाक्य पहचानना है। ध्यान देना है, निम्नलिखित जो वाक्य हैं इनमें से अशुद्धि वाले जो वाक्य हैं इनमें से शुद्ध वाक्य को अपने को पहचानना है। माला गूंथना, प्रश्न पूछना, अभियोग लगाना, या फिर दही जमाना। तो यहाँ पे आपको बता दें, निम्नलिखित क्रिया संबंधी, ध्यान देना है, क्रिया संबंधी अशुद्धि वाले वाक्य में से शुद्ध वाक्य को पहचानना है। तो माला गूंथना, प्रश्न पूछना, अभियोग लगाना, दही जमाना। तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे अपना सही होगा, प्रश्न पूछना। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे अपना सही होगा। आगे देखिए, अशुद्ध वाक्य को यहाँ पे चुनना है। अशुद्ध वाक्य कौन सा है? आपके सौजन्य से मेरे काम बन गए, मैं अनेकों विद्वानों से मिला हूँ, साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है, आकाश में तारे प्रकाशित हो रहे हैं। यहाँ पे अशुद्ध वाक्य को अपने को पहचानना है। अशुद्ध वाक्य कौन सा है? मैं अनेकों विद्वानों से मिला हूँ। यहाँ पे दूसरा वाला जो ऑप्शन होगा वो सही होगा, क्योंकि ये अशुद्ध वाक्य है, अनेक विद्वानों से मिला हूँ। चलिए आगे देखिए, पदार्थ की यथार्थ अथवा कल्पित ध्वनि को ध्यान में रखकर जो शब्द बनाए गए हैं वे कहलाते हैं ध्वन्यात्मक, काल्पनिक, अनुकरण
वाचक या फिर संकेतात्मक। तो यहाँ पे आपको बता दें पदार्थ की यथार्थ अथवा कल्पित ध्वनि, ध्यान देना है, पदार्थ की यथार्थ अथवा कल्पित ध्वनि को ध्यान में रखकर जो शब्द बनाते हैं वे क्या कहलाते हैं? अनुकरण वाचक शब्द कहलाते हैं। यहाँ पे तीसरा वाला जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल अपना सही होगा। क्या कहलाते हैं वे? अनुकरण वाचक। चलिए आगे देखिए, निम्नांकित में तद्भव शब्द हैं, कौन सा है? पक्षी है, पुत्र है, बावली है, भिक्षा है। यहाँ पे अपने को तद्भव शब्द पहचानना है। तो जिन चार ऑप्शन में से तद्भव शब्द कौन सा है? बावली शब्द जो है वो तद्भव शब्द के अंतर्गत आता है। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे अपना सही होगा। आगे देखिए, कोयल, कौवा, बिच्छू, कुत्ता, मदिरा निम्नलिखित में से किस शब्द में के अनेकार्थी हैं? कोयल, कौवा, बिच्छू, कुत्ता, मदिरा, ये जो शब्द हैं ये किस शब्द के अनेकार्थी शब्द है? अज के हैं, अली के हैं, अही के हैं या फिर कच्च के हैं? तो ये जो है अली शब्द के अनेकार्थी शब्द है, यानी दूसरा वाला जो ऑप्शन होगा वो यहाँ पे सही होगा। जो ये शब्द हैं ये कौन से शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? तो ये अली शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं। यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन अपना सही होगा। आगे देखिए, निम्नांकित शब्दों में एक शब्द कल्प वृक्ष, ध्यान देना है, एक शब्द जो है वो कल्प वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है, ध्यान देना है। इन चार ऑप्शनों में से एक शब्द जो है वो कल्प का पर्यायवाची नहीं है, उसे यहाँ पे पहचानना है। देवदारू, कल्पतरु, कल्पम या कल्पभू। तो यहाँ पे आपको पहचानना है कि कौन सा जो है वो कल्प वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है। तो देवदारू शब्द है जो कल्प वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है। पहला वाला जो ऑप्शन होगा यहाँ पे अपना सही होगा। आगे देखिए, संयुक्त शब्द का विलोम क्या है? संयुक्त शब्द का विलोम क्या है? युक्त है, वियुक्त है, निरुक्त है या अमुक्त है? तो यहाँ पे आपको बता दें कि संयुक्त शब्द का जो विलोम है वो है वियुक्त, यानी दूसरा वाला जो ऑप्शन होगा वो अपना यहाँ पे एकदम सही होगा। आगे देखिए, एक शब्द से दूसरा शब्द बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्पत्ति, रचना, व्युत्पत्ति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान देना है, एक शब्द से दूसरा शब्द बनाने की जो क्रिया है उसे रचना कहा जाता है, यानी दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे अपना एकदम सही होगा। चलिए, जंगला शब्द का तत्सम रूप चुनिए, ध्यान देना है। जंगला शब्द का तत्सम रूप जंगल, वन, बात या फिर वातायन। तो आपको यहाँ पे बता दें जंगला शब्द का जो तत्सम रूप है वो यहाँ पे होगा अपना वातायन, यानी चौथा वाला जो ऑप्शन होगा वो यहाँ पे अपना एकदम सही होगा। आगे देखना है अपने को, तंबाकू किस विदेशी भाषा का शब्द है? ब्राज़ील, डच, चीनी या फिर फ्रांसीसी। तो आपको यहाँ पे बता दें तंबाकू जो शब्द है वो कौन सी विदेशी भाषा का शब्द है? तो वो है अपना डच भाषा का विदेशी शब्द है तंबाकू। तो दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे अपना एकदम सही हुआ। आगे अपने को देखना है, उत्पत्ति के अनुसार शब्द के प्रकार कितने हैं? आपको बता दें उत्पत्ति के अनुसार शब्द के जो प्रकार हैं 4 प्रकार, 2, 6 या फिर 8 प्रकार के। तो आपको बता दें उत्पत्ति के अनुसार शब्द के 4 प्रकार होते हैं, वो आपको हम बता चुके हैं कौन कौन से होते हैं। पहला वाला यहाँ पे ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल एकदम अपना सही होगा। आगे देखिए, धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? ध्यान देना है, धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले, इस वाक्य में अनिश्चयवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक या फिर प्रश्नवाचक कौन सा सर्वनाम है? तो वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। पहला वाला जो ऑप्शन होगा वो यहाँ पे अपना सही होगा। धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले, इस जो वाक्य है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आगे देखिए, कोई यहाँ पे शब्द आया है इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। संयुक्त क्रिया के प्रकार 8 प्रकार की होती है, 11, 4 प्रकार की होती है, 10 प्रकार की होती है। तो आपको बता दें संयुक्त क्रिया के जो प्रकार हैं वो 11 प्रकार होते हैं। यहाँ पे दूसरा वाला जो ऑप्शन होगा वो अपना यहाँ पे सही होगा। आप लोगों को अपना आकलन भी करते जाना है और बाद में आपको ज़रूर बताना है कि आज आपके ने इस वीडियो में से 50 में से कितने अंक आप लोगों ने प्राप्त किए हैं और आज के वीडियो के क्वेश्चन आपको कैसे लगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पराधीन सपनेहू सुख नाही किस रचनाकार की पंक्ति है? कबीरदास की, रैदास की, सूरदास की या फिर तुलसीदास की। तो आपको बता दें पराधीन सपनेहू सुख नाही
ये कौन से रचनाकार की पंक्ति हैं, तो ये हैं अपनी तुलसीदास की रचनाकार की पंक्ति है। यहाँ पे चौथा वाला जो ऑप्शन होगा वो यहाँ पे अपना बिल्कुल एकदम सही होगा। आगे देखिए, वह थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा में कौन सा क्रिया विशेषण है, परिमाणवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक या फिर रीतिवाचक। तो यहाँ पे आपको बता दें कि जो थोड़ा, कम, ज़्यादा जो ये हैं ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे अपना एकदम सही होगा। आगे देखिए, अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया है, बूंद और समुद्र को, सुहाग के नुपुर को, मानस के हंस को या फिर अमृत और विष को। तो यहाँ पे आपको बता दें, अमृतलाल नागर ने जिस उपन्यास को गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी का आधार बनाया उसे मानस के हंस नाम से जाना जाता है, यानी मानस के हंस के नाम से उस उपन्यास को जाना जाता है। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे अपना सही हुआ। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है, ध्यान देना है कौन सा शब्द है जो अमात्रिक है, कारखाना, अमिताभ, कलरव या फिर चहचाना। कौन सा शब्द है जो अमात्रिक है, तो यहाँ पे आपको बता दें कलरव जो शब्द है ये अमात्रिक है, इसमें कोई सी मात्रा नहीं लगी हुई है। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन होगा वो अपना यहाँ पे एकदम सही होगा। आगे देखिए, किसी बात को का गूढ़ रहस्य जानने वाला, ध्यान देना है, किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द को अपने यहाँ पहचानना है। मर्मज होता है, सुविज्ञ होता है, विद्वान होता है या फिर निगुण होता है। तो यहाँ पे आपको बता दें, किसी बात का गूढ़ रहस्य जानने वाले वाक्य को मर्मज कहा जाता है। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे अपना सही होगा। आगे देखिए, हे राम तुम कहाँ हो, वाक्य में कौन सा कारक है, संबंध है, संबोधन है, अधिकरण है या पदान है। तो आपको यहाँ पे बता दें, हे राम तुम कहाँ हो, इस वाक्य में जो है संबोधन कारक है। यहाँ पे आपको पहचानना है, विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा हुआ है और विस्मयादिबोधक चिन्ह है जो संबोधन कारक की पहचान है। तो यहाँ पे आपका दूसरा वाला ऑप्शन होगा वो यहाँ पे आपका बिल्कुल सही होगा। आगे देखिए, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पे बता दें, बुढ़ापा शब्द है ये एक भाव को प्रकट कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे भाववाचक संज्ञा होगी। इसमें दूसरा वाला जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल यहाँ पे अपना सही होगा। आगे देखिए, उपकूल में कौन सा समास है, उपकूल में द्वंद्व समास, द्विगु समास, अवयवी भाव समास या फिर तत्पुरुष समास। तो आपको यहाँ पे बता दें, उपकूल जो शब्द है इसमें अवयवी भाव समास है। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे अपना एकदम सही होगा। आगे देखिए, वे शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ध्यान देना है, वे शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं क्या कहलाते हैं, समास, अवयव, उपसर्ग या फिर प्रत्यय। तो आपको पता है कि धातु या किसी शब्द के अंत में जोड़े जाने वाले शब्द को प्रत्यय कहते हैं, यानी चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पे अपना सही होगा। आगे देखिए, भेजे मन भावन के, उधव के आवन की सुधी, ब्रज गावनी में पावन जबे लगी। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है, बिल्कुल सरल सा है क्वेश्चन। भेजे मन भावन के, उधव के आवन की सुधी, ब्रज गावानी में पावन जबे लगी। इस पंक्ति के जो रचनाकार हैं वो कौन है, सूरदास, कुंभनदास, नंददास या फिर जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो यहाँ पे आपको बता दें, जगन्नाथ दास रत्नाकर जो हैं वो इस पंक्ति के रचनाकार हैं, यानी चौथा वाला जो ऑप्शन होगा वो यहाँ पे अपना एकदम सही होगा। आगे देखिए, डॉक्टर नगेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है, भारतेंदु युग को, भक्ति काल को, रीतिकाल को या फिर छायावाद को। तो आपको यहाँ पे बता दें, डॉक्टर नगेंद्र जो हैं उनने छायावाद काल को, रीतिकाल, छायावाद काल को या छायावाद युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है, यानी चौथा वाला जो ऑप्शन होगा वो यहाँ पे बिल्कुल एकदम अपना सही होगा। आगे देखिए, मेरे तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है, मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है, श्री राम शर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा या फिर राहुल सांकृत्यायन। तो आपको यहाँ पे बता दें, इसके जो रचनाकार हैं वो है राहुल सांकृत्यायन। मेरी तिब्बत यात्रा के जो रचनाकार हैं वो है राहुल सांकृत्यायन। तो आपको यहाँ पे बता दें, चौथा वाला जो ऑप्शन है दा वाला वो बिल्कुल यहाँ पे अपना सही होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रहे।
अगला देखिए, मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा है, साकेत नहीं लिखा है, कामायनी, जयद्रथ वध या फिर यशोधरा। तो आपको यहाँ पे बता दें मैथिली शरण जो है उन्होंने कामायनी नहीं लिखा है, तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे अपना सही होगा। कामायनी रचना इनकी नहीं है, बाकी साकेत, जयद्रथ वध और यशोधरा ये तीनों इनकी रचना है। आगे देखिए, चौराहा शब्द में कौन सा समास है? आसान सा क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या बहुब्रीहि समास। तो आपको बता दें चौराहा शब्द में जो है यहाँ पे द्विगु समास है, पहला वाला जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल अपना सही होगा। चौराहा शब्द में द्विगु समास है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? लिखाई, हानिकारक, उपकार या फिर अपनापन। कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो वो है उपकार, यानी तीसरा वाला जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल अपना यहाँ पे सही है। उपकार शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। चलिए आगे देखिए, औंधी खोपड़ी मुहावरे का क्या अर्थ है? मूर्ख होना, कुछ निर्णय ना कर पाना, किंकर्तव्य विमूढ़ होना या फिर झगड़ालू होना। तो यहाँ पे आपको बता दें औंधी खोपड़ी का अर्थ है मूर्ख होना, यानी पहला वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल यहाँ पे वो अपना सही होगा। आगे देखिए, त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? यशपाल है, जैनेन्द्र है, अज्ञे है या फिर अन्य कोई है? तो यहाँ पे आपको बता दें त्यागपत्र उपन्यास के जो उपन्यासकार हैं वो हैं जैनेन्द्र कुमार। तो दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे अपना सही होगा। आगे देखिए, वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो उसे क्या कहा जाता है? ध्यान देना है, वर्णों के समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता है उसे शब्द कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है, वर्ण समूह कहा जाता है या फिर वक्तव्य कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है शब्द। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, वर्णों के समूह को शब्द कहा जाता है जिसका निश्चित अर्थ हो, और शब्दों के जो समूह है उसे वाक्य कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको बता दें पहला वाला ऑप्शन अपना सही होगा। आगे देखिए, वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं अनौपचारिक कथन, औपचारिक कथन, प्रासंगिक कथन या फिर तर्क संगत। तो उन्हें कहा जाता है अनौपचारिक कथन, यानी पहला वाला जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल अपना यहाँ पे सही है। वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें अनौपचारिक कथन कहा जाता है। अच्छा आगे देखिए, बिना पढ़ा हुआ वन अंश वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। बिना पढ़ा हुआ अंश वो क्या कहलाता है? अपठित कहलाता है, अपभ्रंश कहलाता है, मौलिक कहलाता है या अपठनीय कहलाता है? तो आपको बता दें बिना पढ़ा हुआ अंश को अपठित कहा जाता है, यानी पहला वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे अपना सही होगा। इस प्रकार यहाँ पे पूरे 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। आप लोगों को वीडियो को अंत तक देखने के साथ लास्ट में ये ज़रूर बताना है कि आज आपने कितने अंक प्राप्त किए और आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। जल्दी ही मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।